हेलो मेरे प्यारे प्यारे चिरागों, कैसे हो सभी? मस्त हो? बढ़िया हो? बिंदास हो? जय हिंद सभी को। आज की क्लास की बात कर लेते हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास किसकी रहेगी? साइंस। साइंस में साइंस का पार्ट कौन सा? केमिस्ट्री। साइंस के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और हमारी क्या चल रही थी टेंथ में? टेंथ में क्या चल रहा था? केमिस्ट्री। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, रासायनिक अपक्रियाओं वाला। और उसका हमने पहला टॉपिक भी समझा था। पहला वाला टॉपिक समझा था कि अपक्रियाएं होती क्या है, रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, सबको समझा था। रासायनिक अपक्रियाओं को एकदम बैलेंस करना, उनकी बैलेंसिंग को समझा था कि बैलेंस कैसे किया जाता है। आज हम बात करते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। पहला टॉपिक हमने पढ़ा, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक हमने पढ़ा। अब पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ये थोड़ा रफ हो गया है, कोई बात नहीं। आपको दिख रहा होगा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले टॉपिक हमने क्या सीखा था? रासायनिक अपक्रियाओं को, उनके बारे में जाना था कि रासायनिक अपक्रियाएं होती क्या है। ठीक है, आज हम जानेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। हर एक प्रकार को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के सहित समझने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में थोड़ा हम बताएंगे कि अपक्रिया, शॉर्ट में बताएंगे कि अपक्रिया होती कैसे, अपक्रियाओं का बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, परमाणु संख्या को बराबर कैसे किया जाता है। ठीक है, एक बैलेंस समीकरण किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम सब कुछ पहले ये बताएंगे सिर्फ 4 या 5 मिनट में। फिर इसके बाद हम जो बताने वाले हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के 9 टाइप्स। कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार है रासायनिक अपक्रियाओं के। और जो 8 और 9वां पार्ट है उसके दो दो भाग है। ठीक है, जैसे 8A 8B, 9A 9B, ऐसे उसके पार्ट भी है। तो अलग अलग ना काउंट करके हमने एक ही में काउंट कर लिया है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 9 पार्ट्स कितने हैं? 9 पार्ट्स। अच्छा, तो देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहली बात हमें ये बताइए कि कोई भी अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया कब कहलाती है? मतलब रासायनिक अपक्रिया पूछी जाए या अपक्रिया पूछी जाए तो कहते किस, जिसमें परिवर्तन हो रहा हो। ठीक, अब परिवर्तन किस में होता है, बात कर लेते हैं। तुम्हारी जो किताब है, किताब के अनुसार अगर परिभाषा की बात करेंगे तो उसमें लिखा है कि वे अपक्रिया, जैसे हमने कोई एक अपक्रिया मानी A+B=C, मतलब ये दो पदार्थ हैं, पदार्थ में तो परिवर्तन होता है। दो पदार्थ है, इन दोनों पदार्थों ने आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाया। ठीक है, कोई दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ हमने लिए, उनको आपस में मिलाया, उसने एक नया पदार्थ। जैसे हमने जल लिया और चीनी लिया, हमने मिला दिया, कोई नया पदार्थ क्या बना? शरबत, नई चीज बन गई। इसी प्रकार से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो जो किताब में परिभाषा लिखी हुई है, पहले उसकी बात करें। किताब में परिभाषा लिखी होती है कि वे अपक्रियाएं जिनमें, जिनके पदार्थों में, सुनना, वे अपक्रियाएं जिनके पदार्थों में, किन किन चीजों में? जिनके पदार्थों में संगठन, पहले चीज संगठन बोलते हैं, कंपोजिशन, संगठन। दूसरा गुण, गुणों में, गुण मतलब प्रॉपर्टीज। और लास्ट है संरचना। 3 चीजें बताएंगे। संरचना मतलब स्ट्रक्चर। परिभाषा ध्यान से सुनना। वे अपक्रियाएं जिनके पदार्थों में संगठन, गुणों और संरचना में परिवर्तन होता है। मतलब ने क्या कहा? वे अपक्रियाएं जिनके पदार्थों के संगठन में, पदार्थों के गुणों में, पदार्थों के और क्या संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आपकी किताब में परिभाषा। ठीक है, अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, देखो यहाँ पर इन तीनों की बात की गई है, हम तीनों के बारे में आपको समझा चुके हैं पिछली क्लास में। अगर वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास आपको कम समझ में, मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो वो क्लास, उसमें बेसिक बताया गया है, अपक्रिया के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है, अपक्रिया बनती कैसे। ठीक है, अपक्रिया की परिभाषा, अपक्रिया समीकरण में परिवर्तन, सब कुछ वहाँ पर बताया गया है, हम यहाँ पर दोहराएंगे नहीं। हम अब आगे बढ़ जाते हैं, इसकी थोड़ी सी परिभाषा बता देते हैं कि अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि वे अपक्रियाएं जिनके पदार्थों के, जिनके पदार्थों के, वे अपक्रिया, एक कोई अपक्रिया है, इसे रासायनिक अपक्रिया कब कहेंगे? ये अपक्रिया तो है, ठीक है, अपक्रिया है, इसे रासायनिक अपक्रिया कब कहेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने दो पदार्थ लिए थे, हमने दो पदार्थ लिए, उन दोनों पदार्थों के संगठन में, उन दोनों पदार्थों के गुणों में, उन दोनों पदार्थों के संरचना में परिवर्तन को ही
रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा है। अब अगर इसी परिभाषा को आसान भाषा में समझा जाए, अगर इसको हम हटा करके, हटाएंगे नहीं, जो किताब में है वही आपको, मतलब जाहिर सी बात है कि वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, वही आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन वो याद कैसे करें हम उसको बता रहे हैं। उसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे हमें जल बनाना है, ध्यान से सुनना, जैसे हमें जल बनाना, क्या बनाना, H2O, जल बनाना, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब जल कब बनता है, जब दो गैसें मिलती हैं, दो गैसें मिलती हैं, ठीक है। अब दो गैसें कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस कौन सी, NO2, ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2। दो गैसें मिलकर के किस अनुपात में मिलती हैं, किस अनुपात में, तो 2:1 अनुपात में मिलकर के जल बनाते हैं। फिर से सुनो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 2:1 अनुपात में मिलकर के जल बनाते हैं। ये चीज समझ में आई, ये समझ में आया, चलिए। अच्छा, तो हमें मालूम हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनता है, जल बनता है। तो हमें मालूम हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के, हमने लिख दिया, हाइड्रोजन मिला दी, ऑक्सीजन मिला दी, क्या जल बन जाएगा। हमने क्या बताया, अनुपात क्या रहना चाहिए, 2:1, और यही जो अनुपात है यही परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। अब दो किसका है, हाइड्रोजन, H2O2, 2:1, हाइड्रोजन 2, तो यहां लगाओ 2, और एक एक लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब जरा बैलेंस करो, बैलेंस करो, परिवर्तन देखना, परिवर्तन कहाँ हो रहा है। हमने दो पदार्थ लिए थे, कौन से पदार्थ हैं, गैस वाले पदार्थ हैं, पदार्थ 3 प्रकार के, ठोस द्रव गैस, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन से गैसीय अवस्था में है, तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है, इन्हीं पदार्थों में तो परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन क्या क्या है, ये जो परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणु, ऑक्सीजन गैस का 1 परमाणु, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, जल। अभी बैलेंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, 2 2 का मल्टी करेंगे, इन दो का मल्टीप्लाई होता है, जुड़ते नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 का 4 हुआ, तो हमें हाइड्रोजन तो 2 ही है, हमें करने हैं 4। तो ये देखना, हाइड्रोजन कितने हुए, यहाँ हाइड्रोजन हो गए हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन यहाँ 1 ही है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हमें करना बराबर। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो जो जल का सूत्र है वो वही बदल जाएगा, हमें जल का सूत्र तो वैसे ही रखना है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो हमें कहाँ लगाना है, हमें 2 ऑक्सीजन करने हैं और 4 हाइड्रोजन करने हैं, तो 2 तो पहले ही है और हमने 2 यहाँ लगा, 2H2, देखो 4 हो गए, 2 2 का मल्टीप्लाई 4 है, हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। अब ये समीकरण जो है ये बैलेंस हो चुका है। तो समीकरण बैलेंस करना अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी अभी बहुत से समीकरण कराने वाला हूँ। मैं ये समझा रहा था परिभाषा की, मैं परिभाषा क्या हूँ, परिभाषा क्या समझ रहा था, वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों में परिवर्तन करके कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी समझ में, वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों में परिवर्तन करके कोई नया पदार्थ बनता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं, ये अभिकारक जो हमने पदार्थ नए लिए हैं, इनसे मिलकर के कोई नया बना, जो हमने पदार्थ लिए हैं ये अभिकारक कहते हैं, रिडक्टेंट, इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक, इंग्लिश में रिडक्टेंट। और ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। कंपनी में प्रोडक्ट बनता है तो ये हो गया प्रोडक्ट। कंपनी, हमने बोला ना, कंपनी, कंपनी में कोई नया पदार्थ कब बनता है, जब पुराना कोई कोई दो चीजें मिलाई जाती है तब नया कोई बनाया जाता है, ठीक है, वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हम दो चीजें लेते हैं इनको बोलते हैं अभिकारक। तो हमने परिभाषा क्या बताई, वे अपक्रियाएं जिनके अभिकारकों में परिवर्तन करके कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो मैं किताब में क्या थी, वे अपक्रियाएं जिनके पदार्थों में, जिनके पदार्थों में संगठन, गुण एवं संरचना में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक कहते हैं, ठीक है। तो अब चीज ये समझ हो गए, परिवर्तन कुल मिला के तीनों परिवर्तन कहाँ हो रहे हैं, तीनों शब्द याद रखने आपको, तीनों परिवर्तन कहाँ हो रहे हैं, इन पदार्थों में तो हो रहे हैं तब नया बनता है, उधर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, उधर जो बनेगा वो बनेगा, इधर परिवर्तन होता है, ये समझ में, ठीक है। अब बैलेंस करना हम आपको बताते हैं, इसी इसी को ही बताएंगे, ठीक है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको हटाया,
हमने इसको हटा दिया। ये हम समझा क्यों रहे हैं, ये हम क्यों समझा रहे हैं, ताकि आगे जो क्रियाएं आ रही हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, उसमें ये चीज बहुत होने वाली है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा रहा हूँ। तो सुनो, जैसे हमें CO2 बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। चलो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बाद में, हमने इसको हटाया, हमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस बनानी है, ठीक। ऑक्सीजन गैस बनानी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें मालूम है कि ऑक्सीजन गैस कब बनती है, जब ऑक्सीजन के दो परमाणु बनते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु O और प्लस O, दो मिलकर के क्या बनाएंगे, O2, 2O नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, O2, क्या बनाएंगे, O2, ये गैस है, ठीक है। अगर यहाँ 2O कर देंगे तो ये परमाणु है, तो ये जो O है ये सिर्फ क्या है, परमाणु, तत्व है, तत्व, ठीक है। और ये तत्व है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है, इसे हम गैस नहीं बोलेंगे, ठीक है। और गैस बोलने के लिए क्या करेंगे, दो को नीचे लगा देंगे, ठीक। तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन कब बनेगा, जब ऑक्सीजन गैस कब बनेगी, जब ऑक्सीजन के दो परमाणु, ठीक है। तो अनुपात क्या है, 1:1, तो एक एक है, एक लिखना नहीं, तो O प्लस O कर दो, O2 बन जाएगा। ये छोटा सा समीकरण समझ में आया, बैलेंसिंग बराबर है, एक यहाँ है, एक यहाँ, दो हो गए, सीधी सी बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, हमें CO2 बनाना है, क्या बनाना है, CO2। अब हमें क्या मालूम है, ये कब बनेगा, जब कार्बन का एक हो, कार्बन एक हो, ऑक्सीजन दो हो, सुनना, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, तब बनेगा CO2। तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं कि O प्लस C लिखते हैं, ये O2 लिखा है, गैस लिखनी है सीधे, हमें परमाणु नहीं लिखना है, हमें गैस लिखना है, तो क्या लिखेंगे, O2, O2 प्लस C, CO2, या फिर C प्लस O2, C प्लस O2, क्या हो जाएगा, CO2। ये दोनों अपक्रियाएं जो है, ये दोनों अपक्रियाएं, ये सही, ऐसे बैलेंस करना होता है। दूसरी बात, यहाँ तुम चाहे जितने नंबर बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हो, ठीक है, यहाँ तुम्हारी मर्जी, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ बढ़ाना तो इधर उतने होने चाहिए उस चीज का, जैसे अगर C बढ़ा रहे तो C उतनी होनी चाहिए, बैलेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं किसका, जल का मैंने अभी बताया, एक बार और देख लो, बैलेंस करना सीख लो, फिर हम नंबर 1 पे बढ़ जाएंगे सीधा, फिर हम कुछ नहीं बताएंगे, नंबर 1 पे बढ़ेंगे अपक्रियाओं पर। जिनको समझ नहीं आया था जल वाला, उसको समझो, जैसे सुनना, ध्यान सुनना, हमें बनाना है जल, क्या बनाना है, जल बनाना है। हमने पता कर लिया कि जल बनता है दो गैसों से, जल में दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन गैस, गैस बोल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 होती है, और ऑक्सीजन गैस O2 होती है, ठीक। हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, चीज समझ में आई। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर दोनों गैसें हैं, अभी जल तो है ही, इसको जल का सूत्र बोलते हैं, लेकिन ये बनेगा कब, ये सही कब होगा, हम ये इसमें ये कैसे प्रूव होगा कि इसमें गैस है, ये तो ऑक्सीजन क्या दिख रहा है, परमाणु दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किस अनुपात में मिलाएंगे, जैसे हमें क्या मिला, दो गैसें होती हैं, लिख लिया, दो गैसें होती हैं, ठीक है, कोई गलती इसमें नहीं है, अभी तक कुछ गलत नहीं है। अच्छा, तो तुम खुद देखो, हमें बताया दो गैसें होती हैं, अब देखो हाइड्रोजन के दो तो हैं, हाइड्रोजन के दो हैं परमाणु, इधर भी हैं दो, इधर भी हैं, मतलब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के इधर दो हैं, और हाइड्रोजन के इधर भी दो है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन तो बराबर चल रहा है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ दो है, और यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, देखो एक है, एक है, हमें क्या करना है, हमें दो बनाने हैं। अब दो कैसे बनाएंगे, दो कैसे बनाएंगे, अगर हम दो यहाँ लगा देते, हमने जल हटा दिया, जल को हमने हटा दिया, अगर हम दो यहाँ लगा देते, कहाँ पर, अगर हमने दो यहाँ लगाए तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, H2O2 नहीं होता, तो हमें सिर्फ रखना है H2O, हमें ऑक्सीजन भी बराबर करने हैं, तो बराबर कैसे करेंगे, हमने बताया आगे लगा सकते हैं, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बराबर कर दिया, अब दो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए और दो ऑक्सीजन यहाँ भी बराबर हो गए,
लेकिन अब एक गड़बड़ फिर होगी। क्या गड़बड़ होगी? हाइड्रोजन गड़बड़ होगी। तो हाइड्रोजन गड़बड़ कैसे? यहाँ पर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 4। यहाँ हाइड्रोजन से 2 है, यहाँ भी 4 करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? आगे लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगा सकते हो। यहाँ लगा दोगे तो हाइड्रोजन गैस ही नहीं रहेगी, ठीक है। H4 बन जाएगा, और H4 कोई गैस ही नहीं होती है, या फिर कोई यौगिक ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमें गैस गैस रहे, और ये नंबर जो बदल रहे हो, नंबर, इनको बोलते हैं परमाणुओं की संख्या। यहाँ जल के 2 अणु हैं, ये जल एक यौगिक है और यौगिक के अणु होते हैं। यहाँ जल के 2 अणु हैं, और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ एक परमाणु, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन के 2 और परमाणु आ गए, या फिर हाइड्रोजन गैस के 2 अणु आ गए, ऐसा हो सकते हो, ठीक है। तो अनुपात याद रखो, अनुपात याद रखो, या फिर बैलेंस करना आना चाहिए। तो बैलेंस करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले क्या करो, इधर लिख लो कहीं साइड में, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और ये कितने हैं, कितने की कमी है, उतने की कमी उधर करके देखो, फिर उतने ही इधर करके देखो, आराम से। बहुत कम टाइम लगता है, स्टार्टिंग होगी, जब सीखोगे तो तुम टाइम लगेगा, बैलेंस करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अभी हम देखो करवाएंगे, अभी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाता है, सेकेंडों में काम हो जाता है, ठीक, आराम से बैलेंसिंग करना आ जाती है। तो ये जल समझ में आया, ठीक है। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? जल, वो भी जल था, लेकिन अब इसमें प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है, क्योंकि 2 आगे लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अनुपात से आप याद रखो, अनुपात से याद रखना बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है, अनुपात करना पड़ता है, लेकिन नहीं, जब तुम बैलेंस करना सीख जाओगे तो अनुपात खुद निकालोगे। हमने पहले बैलेंसिंग की तो की, और फिर अनुपात मिल गया, 2 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, 1 लिखा नहीं जाता, तो अनुपात क्या है? 2 अनुपात 1, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को 2 अनुपात 1 में मिलाने पर जल बनता है। ये समझ में हो गया? कितना आसान था। पहले क्या करो, पहले क्या करो, पहले बैलेंसिंग करो, अच्छे से बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने के बाद में फिर अनुपात आराम से निकाल। अनुपात को जरूरत पड़ती नहीं, अनुपात लिखा भी नहीं जाता है, सिर्फ बैलेंसिंग में थोड़ी सी मदद कर देता है बस, ठीक है। चलो, अब हम बढ़ते हैं अभिक्रिया का सबसे पहला टाइप, कौन सा? संयोजन अभिक्रिया, उसकी बात करते हैं। अब आते हैं बढ़िया जगह पर, कहाँ? अभिक्रियाओं के प्रकार, 9 टाइप्स पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से, समझ समझ के, ठीक है। चलिए, नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। योगात्मक का मतलब योग, योग मतलब ऐड करना, याद आ रहा? मैथ में ऐड करना, एडिशन, याद आया? एडिशन वो नहीं, बल्ब वाले, हम एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन, ADDITION, ठीक है। और इसकी बात कर रहे थे। तो संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम में कभी आ जाए कि संयोजन अभिक्रिया लिखिए तो भी यही लिखनी है, एग्जाम में कभी आ जाए योगात्मक अभिक्रिया लिखिए तो भी यही लिखनी है, यही एग्जाम्पल, यही डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए बात करते हैं संयोजन या योगात्मक क्रिया कहते किसे? ध्यान से सुनना हमारे साथ, अभी याद होगी, ये पढ़ चुके हैं अभी। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अभी हमने जैसे हम अभी मैंने बताया था शरबत मीठी थी ना, अभी हमने शरबत के बारे में बताया था कि शरबत कब बनती है? जब हम 2 पदार्थ लेते हैं। कौन कौन से लिए हम? क्या क्या लिया? क्या लिया? जल, जल क्या है? लिक्विड, जल क्या है? लिक्विड। अच्छा, यहाँ बताते हैं, हमें बनाना है मीठा मीठा शरबत, ताकि पीने के बाद मजा आ जाए, है ना, शरबत बनाना। और शरबत भी क्या होता है? लिक्विड। हमने छोटा सा बना दिया एल, एल का मतलब क्या है? एल का मतलब लिक्विड, ठीक। अच्छा, बना कब? जब हमने क्या लिया? चीनी, क्या ली? चीनी, चीनी ली। अच्छा, फिर क्या लिया? और जल लिया, क्या लिया? जल। चीनी क्या होती है? सॉलिड। जल क्या होता है? लिक्विड। ये चीज समझ में? छोटी छोटी चीज लेके यस एल, यार ये समझ में है? इसमें गैस तो है नहीं कि हम जी बना दें, ठीक। तो शरबत कब बना? जब हमने 2 पदार्थ, एक पदार्थ हमारा सॉलिड है और एक पदार्थ हमारा लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, 2 पदार्थ मिलकर के एक चीज बनाई, नई चीज बनाई, तो वही तो लिखा है वे अभिक्रियाएं, ये भी एक अभिक्रिया है। अब रासायनिक कब है ये तो बात कर लें, और कौन सी, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के, अभी हमने पढ़ा रासायनिक क्रिया कौन सी है? चीनी में तो इन्हीं में हुआ, चीनी जल में मिली, जल चीनी में मिला, बात तो एक ही है, मिलकर के क्या बना? शरबत। जहाँ परिवर्तन कहाँ हुआ? परिवर्तन तीनों में से किसी एक में परिवर्तन हो, चाहे संरचना में परिवर्तन हो, चाहे संगठन में परिवर्तन हो, चाहे और क्या था? गुण में परिवर्तन हो। गुड़ तो बहुत मीठा हो गया ना, ठीक है। तो परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा पार्ट है? अब यहाँ से समझ में आएगा।
तो वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। परिभाषा, इसके याद रखो, शरबत याद रखो, माइंड में शरबत बनी थी, हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें एडिशन किया था, योग किया था। किन चीजों का योग किया था, हमने उसमें योग किया था किसका किसका, चीनी का और जल का। चीनी और जल का हमने जब योग किया तब क्या बना, क्या बना, शरबत। एड किया ना, एड किया, एड से याद रखो एडिशन, एडिशन मतलब योगात्मक, और योगात्मक का दूसरा नाम संयोजन। संयोजन मतलब संयोग करना, और संयोग दो ही चीजें करती है ना, तो जब दो चीजें संयोग करती हैं या दो चीजें जुड़ती हैं तो उसको योगात्मक, संयोजन, दोनों बात एक ही है, संयोजन क्रिया या योगात्मक क्रिया। बात समझ में आ गई। चलिए, जैसे हमने अभी याद किया ना, ऐसे तुम भी अब बोल के देखो। हमें मालूम है यहाँ नहीं हो, लेकिन कैमरे के साथ पीछे तो हो ना, कैमरे के पीछे तो हो ना तुम, तो उसको तो याद कर लो, है ना। हमारे साथ साथ बोलो ऐसे, जैसे हमने इमेजिन करके याद किया ना, शरबत बना रहे थे माइंड में, तो पी भी लिया लास्ट में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके याद रखो तो तुम्हें याद रहेगा कि भाई अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। दो रिडक्टेंट मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या होता है, वो होता है क्या, एडिशन रिएक्शन या संयोजन क्रिया या योगात्मक क्रिया। समझ में आया। तो ये तो हमने जनरल बात की, अब हम इसको हटाते हैं, शरबत हम पी चुके हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। अच्छा ठीक है, शरबत से याद आया, एक गैस का नाम सुना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत अच्छी चीज बताई सर, क्या बताया हमने। अब सुनना, एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल अब चालू हो रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई मैंने बताया, सल्फर डाई, दो यहाँ लगा है बाद में लेकिन गिना पहले जाएगा। सल्फर दो को केमिस्ट्री में कहते हैं डाई, साइंस में कहते हैं डाई, सल्फर डाई ओ ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन बाद में गिना जाता है तो उसको ऑक्साइड बोल देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, हमें सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। अब सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, गैस, तो हमने लिख दिया शॉर्ट में जी, ये अलग लिखा है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड होती है गैस। अब हमें गैस बनानी है तो क्या क्या चाहिए हमें, कोई दो नए पदार्थ चाहिए, दो नए पदार्थ चाहिए। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड बनानी है, चलिए दो हमने पदार्थ, अब हमें पदार्थ कौन से चाहिए, अगर हमें ये चीज याद है तो हमें पदार्थ कौन से चाहिए हमें मालूम हो जाए। कौन से पदार्थ चाहिए, सल्फर चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए, और सल्फर होता है सॉलिड और ऑक्सीजन गैस होती है लिक्विड। क्या बात है सर, मजा आ गया। सल्फर होती है, सल्फर, सल्फर क्या होता है, क्या होता है, सॉलिड ठोस, ठीक, और ऑक्सीजन गैस, गैस ले ली। अब सल्फर होता है क्या, क्या होता है, सॉलिड गैस, और ऑक्सीजन क्या होता है, लिक्विड। क्या बात है, मजा आया। परिभाषा खत्म, पहले खत्म कर चुके हैं, एक बार इससे खत्म कर लेते हैं। वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, हमने दो पदार्थ लिए या इससे अधिक भी हो सकते थे, जल मिला दें, नहीं मिलाएंगे गलत हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, दो पदार्थ लिए, दोनों पदार्थ ने आपस में क्रिया की, ये निशान है गर्म का या क्रिया करने का या अपक्रिया करने का, मतलब जहाँ पर क्रिया हो रही होती है। हमने दो चीजें मिलाई हैं, शरबत हमने जब मिलाए हैं, जब चीनी में पानी में जब मिलाया था, पानी चीनी को मिलाया था, जब घोल रहे थे तो वो क्रिया हो रही थी अंदर अंदर, वो क्रिया हो रही थी, वो ये एरो निशान है। आप समझ रहे होंगे, वो क्रिया जो हो रही थी वो किसका निशान, एरो, मतलब वो क्रिया दर्शा रहा है। और SO2 बनी, लास्ट में क्या बना, शरबत, लास्ट में क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। नीचे समझ में आई। तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी ये सही है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, बात खत्म। ये हो गया एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा। और इच्छा करने के लिए नीचे लिख सकते हो सल्फर, यानी एस के नीचे लिख सकते हो सल्फर, ओ के लिख सकते हो ऑक्सीजन, या फिर सुनो सुनो सुनो, और आसान पता है, ऑक्सीजन ना लिखो, बहुत बड़ा लगता है, ऑक्सीजन लिखो। इसको हम वायु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु, और इसको बोलते हैं सल्फर। अच्छा, और तुम्हें सल्फर लिखने में दिक्कत हो रही है तो सल्फर को ही क्या बोलते हैं, गंधक, क्या बोलते हैं, गंधक। हमारे साथ साथ लिखते रहो, हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये होता सल्फर, पहले समझ लो, फिर हम बता देना, रफ कर देते हैं। रफ का मतलब स्क्रीन शॉट ले लो या फिर बाद में लिख लो, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेके बाद में, अभी समझो सिर्फ, ठीक है, समझ लो, समझ में आ जाएगा तो तुम लिखना खुद सीख जाओगे अपने आप, ठीक है। तो यस, यस का मतलब सल्फर, सल्फर क्या होता है, गंधक, और गंधक का सूत्र अगर असली सूत्र पूछा जाए, असली ओरिजिनल सूत्र एकदम बढ़िया वाला, तो इसका होता है S8, क्या होता है, S8, सल्फर 8, 8 को, 8 को साइंस में क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो हमने एक क्लास डाली हुई है, ठीक है, उसमें जिसमें लिखा हुआ बेसिक केमिस्ट्री, पूरी क्लास देख लो, फिर इस पे आ जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो, गंधक, गंधक को, गंधक सूत्र है S8, सल्फर है ना, तो सल्फर यहाँ भी है तो इसको हम बोल सकते हैं, सल्फर को बोलते हैं गंधक।
गंधक की क्रिया जब वायु से कराते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। बात खत्म। जब सल्फर की क्रिया या सल्फर को गंधक बोलते हैं। जब गंधक की क्रिया, गंधक तो याद ही रहेगा, गंधक गंध मार रहा था, याद रहेगा ना, एकदम बास वाला। तो जब हमें मालूम है गंधक की क्रिया जब वायु से करवाते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे नहीं याद है, सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे याद रखो वैसे याद रखो, ठीक, मर्जी आपकी। चलो बात करते हैं, ये हटा दें, हटाएं। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल समझा रहे हैं, कम से कम एक तो याद रहेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल अभी मैंने जल बनाया था, उसका एग्जाम्पल सीधा यहाँ लिख सकते हो। जल का जो भी रिएक्शन किया था बिना देखे कॉपी के पीछे करके दिखाओ, जल बना के दिखाओ। जल कैसे, क्या मिलाएंगे, कितने, क्या परमाणुओं की संख्या कितनी रखी, अनुपात क्या, पूरा करके दिखाओ पीछे। अगर ना करो तो सिर्फ रिएक्शन लिख दो, सही वाला रिएक्शन, एकदम बैलेंस वाला, वो लिख के दिखाओ बिना देखे कॉपी के पीछे, जल्दी से। अब हम यहाँ बार बार नहीं लिखेंगे, हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे जब बढ़ते हैं तो चूना का सूत्र मालूम है, चूने का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला चूने का। चूना हम यहाँ लिख देते हैं, चूना का जो सूत्र होता है वो होता है CaO। क्या होता है, CaO। अच्छा, और ये तो CaO का है, लेकिन बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा चूना। घर में देखा होगा चूना, एक वो चूना होता है जब घर में पुट्टी वगैरह की जाती है, या फिर जैसे गांव वगैरह है तो गांव में घरों में पुताई वगैरह होती है, तो चूने को पानी में डाला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, चूना चूना गर्म होता है, तो वो क्या करता है, एकदम उबलने ऐसा लगता है। और उबलने के बाद वाला जो चूना मिलता है हमको, उबलने के बाद वाला जो चूना मिलता है उसको फिर बुझा हुआ चूना। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जब चूना दुकान से लाए, चूना ला करके हमने उसमें पानी मिला दिया, चूने में पानी मिला दिया, तब बना बुझा चूना, ठीक है। अभी बताएंगे। तो बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। चूने में क्या मिला दिया, H2O, और ये बताने वाले इसको, ठीक है। तो चूने में हमने क्या मिलाया, पानी, क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। चलिए अब हम यहाँ पर रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये उसका सूत्र बुझा हुआ चूना का, लिख लेना, CaO चूना और CaOH का होल ट्वाइस, जो बुझा हुआ चूना। और इसको हटाएं, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे, तो हमने इसको हटाया हटाया। अब हम बनाते हैं क्या, बुझा हुआ चूना। चलिए, हमने क्या किया था, हमें मालूम हो गया कि बुझा हुआ चूना हमें बनाना है। बुझा हुआ CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो हमें बुझा हुआ चूना बनाना है। तो बुझा हुआ चूना बनाने के लिए हमने बताया क्या करना पड़ेगा, CaO, पहले हमें चूना लेना पड़ेगा, फिर हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, जल। नहीं समझ में आया, बुझा हुआ चूने का सूत्र याद कर लो, ठीक है। बुझे, और सूत्र भी उस क्लास में याद करवाए गए, बेसिक केमिस्ट्री वाली क्लास में इंपॉर्टेंट चीजें वहीं बताई गई, तो नोट कर लो, याद कर लो बढ़िया से। हमने याद भी करवाया है, कोशिश की याद करने की, चलो याद करवाने की, और याद किए भी हैं, ठीक है। अच्छा, और याद कैसे की है मैंने उसमें तरीका भी बताया है, ठीक। तो यहाँ बात कर लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस हमें चूना, बुझा हुआ चूना बनाना था। तो हमने देखा इसमें Ca कैल्शियम भी है, O ऑक्सीजन भी है, हमें चूने का सूत्र मालूम था, हमने चूना दिया, जल मिला दिया, ठीक है। और नहीं तो यहाँ समझ सकते H2O, जल तो लेना ही पड़ेगा, और CaO ये भी करना पड़ेगा, चलिए ठीक। अच्छा, तो हमने लिया चूना, फिर लिया जल, चूना लिया और जल लिया। अब जरा हम बैलेंसिंग करते हैं, तो यहाँ लिख लेते एक लाइन, तो ये लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर लाइन लिखोगे क्या, जब तुम्हें याद हो जाएगा एग्जाम्पल, तो हो जाएगा, जैसे तुम्हें परिभाषा याद है वैसे तुम्हें एग्जाम्पल याद हो जाएगा। अच्छा, फिर ऊपर क्या लिखो, क्या, गंधक की क्रिया गंधक की क्रिया वायु में करवाने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, गैस प्राप्त होती है। एक रिएक्शन लिख दो इस तरीके से, बस काम खत्म। फिर नंबर दो, अगर दूसरा भी लिखना है, दूसरा तुम्हें नहीं लिखना, 2 या 3 रिएक्शन करवाए इसलिए जाती है जिसमें से कोई ना कोई एक तुम्हें याद रहे, बस एग्जाम में डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल लिख पाओ, इसलिए 2 से ज़्यादा वहाँ पर एग्जाम्पल समझा दिए जाते हैं। वही हम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको कम से कम एक तो याद रहेगा, इतना याद करोगे एक तो याद रहेगा। याद ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, साइंस को जब समझोगे तो अलग ही फीलिंग आती है। तो हमने क्या किया, दो 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 3 हो गए, एक ये, एक जल वाला, और एक तीसरा चल रहा है, तीसरा बता रहा देखो जल्दी से। CaO, CaO, CaO मतलब चूना लिया हमने, चूना लिया, प्लस हमने क्या कर दिया, जल। अब देखो क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। ये क्या बन गया, बुझा हुआ, सॉरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है हमारी, बुझा चूना, शॉर्ट में लिख दिया, बुझा हुआ चूना नहीं, बुझा चूना लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ। तुम्हें एग्जाम में ये प्लस नहीं लगाने हैं, तुम्हें इसी के नीचे लिखना है, प्लस ना लगाना, प्लस ऊपर लगा, ठीक। चलो
अब हम जरा काउंटिंग कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं। जो समीकरण हमारा है, जो क्रिया है, उसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सही हुई है। सी ए यहाँ पर एक है, सी ए एक है, सी ए एक है, सी ए तो बराबर है। ठीक, यहाँ भी सी ए एक है, यहाँ पर भी एक है। यहाँ ऑक्सीजन एक है, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन यहाँ एक है। एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। एक और एक कितने हो गए? दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? दो। याद रखना, ऑक्सीजन दो है। इधर ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर दो लगा बाहर, तो ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन भी यहाँ दो है। समझ में आया? CO एक है दोनों तरफ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। अब बढ़ते हैं H। H यहाँ पर कितने हैं? H यहाँ पर दो है, H यहाँ पर दो है। मतलब हमारा समीकरण कैसा है? पूरा एकदम बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया से एकदम सज गया है। ठीक है, बस फोटो खींचना मत है उसकी। ठीक है, चलो। तो ये थे तीन एग्जाम्पल मतलब पहला ये, दूसरा जल वाला, तीसरा बुझा हुआ चूना। तीनों एग्जाम्पल इस तरीके से आप समझा सकते हो। इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि चूने की क्रिया जब जल में करवाई जाती है या चूने में जल मिलाने पर हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। बाद में रिएक्शन लिख देना इस तरीके से, और नाम डालना चाहो नाम डाल देना। और चूना क्या है? चूना क्या है? चूना है सॉलिड। क्या है? सॉलिड। तो यहाँ बना देगा S। चूना क्या है? सॉलिड। और जल क्या है? लिक्विड। और जो हमें मिला बुझा हुआ चूना, ये भी क्या है? सॉलिड। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ में आई? पहली चीज आपको समझ में आई? ठीक है, पहली चीज समझ में आई। अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छे से इसको माइंड में रख लो, सर्वत माइंड में रखो और मन ही मन पीते रहो। ठीक, बढ़ते नंबर 2 पे। आते हैं नंबर 2। नंबर 2 हमारा क्या है? विस्थापन अपक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया। विस्थापन का मतलब आप डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हो, एक्सचेंजमेंट समझ रहे हो, जगह बदल जाना। विस्थापन का मतलब, इसके भी दो नाम है, दो नाम वाला जरूर याद रखना। पहले के भी दो नाम थे, इसके भी दो नाम है, ये जरूर याद रखना, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। बात एक ही होती है, चाहे हिंदी समझो चाहे इंग्लिश समझो। ठीक है, विस्थापन का मतलब हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंजमेंट। प्रतिस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंजमेंट। ठीक है, चलिए। विस्थापन अपक्रिया या फिर शब्द से ही समझ रहे हो, इसमें एक्सचेंजमेंट की बात होगी। मतलब इधर का जो तत्व है उसके परमाणु उठ करके दूसरे तत्व के परमाणु में मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरे तत्व के परमाणु पहले में मिल जाएंगे, ऐसा एक्सचेंजमेंट होता है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, इसी का एक एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे साथ साथ नाम भी याद कर लेना उसका। जैसे लिखा है CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉपर। Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर। और SO4 को कहीं लिख लो, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो हो गया ये कॉपर सल्फेट। और ये अब सभी को मालूम होना चाहिए, क्या लिखा है? ये आयरन। आयरन का क्या होता है? लोहा। ये होता है आयरन। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के FeSO4, फेरस सल्फेट और प्लस बचा क्या? Cu। ये क्या हो गया? SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। और Fe क्या होता है? आयरन। आयरन का जो Fe का जो केमिकल नेम होता है वो फेरस होता है। ठीक है, Fe हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी जब लिख रहे हैं तो फेरस, SO4 को सल्फेट, Cu कॉपर। अब आपको समझ में आएगा, ये अलग चीज है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाया था, इसको समझना सिर्फ। ठीक है, अच्छा, तो मैं समझा रहा था कि विस्थापन कैसे होता है। ये एक यौगिक है, परिभाषा पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बाद में जाऊँगा, पहले इसको समझा रहा हूँ। ये एक यौगिक है। कैसे यौगिक है? यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है जिसमें दो तत्व मिले हो या किन्हीं दो तत्वों के परमाणु मिले हो। ठीक है, ऐसा समझो कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व। Cu एक तत्व है, कॉपर। सल्फर दो हो गए, ऑक्सीजन तीन। ठीक है, अब चूंकि SO4 जो होता है वो खुद में एक यौगिक है, या उसको बोलते हैं खुद में एक तत्व है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया? अब इसको तीन तत्व भी बता सकते हैं, इसको दो तत्व भी बता सकते हैं, जैसे आपको करना होगा। ठीक है, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक यौगिक है, ये तत्व है, इसमें कोई दूसरा है ही नहीं, इसमें सिर्फ आयरन ही है और कुछ मिला हुआ है, तो ये तत्व है, ये यौगिक है। परिभाषा क्या है? क्या होता है? इसमें कोई किसी यौगिक का कोई यौगिक का एक तत्व, उसका एक परमाणु किसी यौगिक के
तत्व का परमाणु, सुनना, किसी यौगिक के किसी एक तत्व। अब सुनना, इसमें SO4 है, SO4 है, हमने बोला अभी ये पूरा एक तत्व ही बोल सकते हैं इसको, ये क्या बोल सकते हैं इसको, एक परमाणु भी बोल सकते हैं, ठीक है, यौगिक, ठीक है। तो CuSO4 में SO4 क्या करेगा, ये Fe के पास चला जाएगा और Cu अकेला हो जाएगा, वही लिखा हुआ है कि वे अपक्रियाएं जिनमें किसी एक यौगिक के किसी एक तत्व SO4, ठीक है, एक तत्व का परमाणु उठ करके दूसरे तत्व के परमाणु मिल जाता है। यहाँ तत्व है, तत्व का परमाणु एक ही है, एक तत्व Fe है, Fe में परमाणु कितने, एक लिखा नहीं जाता है, नंबर नहीं जाता है, एक, दो होता तो मैं दो लिखता, 2Fe कर देता, एक तो परमाणु तो है। तो वही लिखा है कि वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी एक तत्व का परमाणु, किसी एक तत्व, कोई एक तत्व क्या है SO4, उसका परमाणु उठ करके दूसरे तत्व के परमाणु में मिल जाता है। तो CuSO4 से SO4 उठ करके गया है कहाँ, Fe के पास में, तो ये हो गया FeSO4, ठीक है, ये उठकर चला गया, हमने बताया एक्सचेंज होते हैं, बदला बदली होती है। तो SO4 उठ करके कहाँ चला गया, Fe के पास में, तो ये हो गया FeSO4 और Cu अकेला रह गया, बस रिएक्शन खत्म हो गया। परिभाषा आप परिभाषा पढ़ के देखो, अभी याद हो जाएगी। वे अपक्रियाएं, ये पूरी अपक्रिया, वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक की बात हो रही है, इसमें किसी यौगिक के एक तत्व SO4, एक तत्व का परमाणु उठ करके दूसरे तत्व के परमाणु में मिल जाता है, इसमें मिल जाता है, दूसरे तत्व के परमाणु मिल जाता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, या उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा लिखी हुई है, ओरिजिनल परिभाषा, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu इक्वल टू नहीं, एरो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, इसके दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा, याद हो गई, याद हुआ या नहीं, हटाएं इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो हटा लो। एक ही एग्जाम्पल हो गया, मैं तीन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि क्या हो, आपको एक तो याद रहे कम से कम। हमने क्या लिया था अभी, कॉपर सल्फेट लिया था, मैं कॉपर सल्फेट फिर लेता हूँ, देखो अभी दोनों तुम्हें याद हो जाएंगे। मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट को फिर लिया और इस बार हमने ले लिया जिंक, क्या लिया, जिंक, ठीक है, जिंक लिया। अच्छा, कॉपर सल्फेट, इसमें दो या दो से अधिक चीजें मिली होती है, वो विलयन होता है, सोल्यूशन होता है, तो इसको यहाँ पर यस बना सकते हो, इसका मतलब सॉलिड हो जाएगा, तो इसलिए बोल देते हैं इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, AQ बना देते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। विलयन, जहाँ जो विलयन होता है वहाँ पर AQ लिखा होगा, तो ये विलयन है, ठीक है। और ये क्या, जिंक, ये सॉलिड है, ठीक है। अब देखो, अब इसका रिएक्शन तुम बताओ कैसे करना, एक समझ गए होगे तो। हम विलयन देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम यौगिक देखते हैं, यौगिक क्या होता है, यौगिक में दो या दो से अधिक विलय होंगे, तो फिर इसे, यही तो यौगिक है, यौगिक का कोई एक तत्व, किसी एक तत्व का परमाणु जाएगा, यहाँ पर ये तत्व है SO4, उसका, इसको परमाणु बोलते हैं, इसका परमाणु किसी एक तत्व का है, तो एक ही तो था ना परमाणु, तो SO4 एक उठ के चला गया, अगर यहाँ पर दो होते तो एक उठ के आता, एक वही रहता, ठीक है। तो SO4 पूरा एक ही तो परमाणु है, SO4 तत्व है और एक ही परमाणु भी है, तो ये क्या हो गया, SO4 इसके साथ चला जाएगा, कैसे हो जाएगा, ZnSO4 और प्लस ये अकेला रह गया, क्या रह गया, Cu, इसका नाम हो गया कॉपर सल्फेट, इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट, ठीक है, क्या हो गया, जिंक सल्फेट, इसका क्या हो गया, जिंक सल्फेट। ये समझ में आया, आसान आसान, हार्ड तो नहीं लगे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे के लिए हम क्या कराएंगे, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा दें, लिखते रहो हमारे साथ साथ, अपने आप लिखते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे, जैसे हमें बनाना है, हमने ले लिया, ये क्या लिखा हुआ है, CH4 को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, इसको क्या कहते हैं, मेथेन, क्या कहते हैं, मेथेन, ये CH4 हो गया, और मेथेन में हमने क्या मिलाया, हमने मिलाया Cl2, अभी देखना इसका कोई एक परमाणु उठ के जाएगा, ध्यान से देखना,
हमने क्या किया, मेथेन लिया, इसका हम नीचे लिख देते हैं, ये है मेथेन। ये क्या है, ये है मेथेन, मेथेन है। और ये है क्या, ये क्लोरीन है, मालूम है ना, ये क्लोरीन है, मेथेन गैस है, ये क्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, तो CH4 और Cl2, अब देखो इसका रिएक्शन क्या होगा, यौगिक कहाँ पर है, Cl2 यहाँ पर एक ही है, Cl एक है, क्लोरीन तो एक ही है, उसकी जो दो लगा ये दो परमाणु, क्लोरीन के दो परमाणु मतलब Cl2, ठीक है। क्लोरीन गैस है, ये एक सिंगल गैस। तो ये क्या है, इस मेथेन क्या है, इसमें दो चीजें, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो यौगिक कहाँ है, ये क्या है, यौगिक। अब देखो इस यौगिक का एक परमाणु उठ के इधर जाएगा, एक तत्व का परमाणु। अब देखो इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ जाएगा और Cl उठ के एक यहाँ आएगा। स्टार्टिंग करते हैं, एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया तो कितने बचे हाइड्रोजन, CH3, CC के साथ रहेगा, कितने बचे CH3, ठीक है। और एक हाइड्रोजन बचा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है, और एक Cl उठ के इसके पास आ गया, तो Cl उठ के यहाँ आ गया, Cl हो गया, CH3 Cl। अब देखो क्या बचा है, जो बचा वो लिख दो, H यहाँ पर बचा और एक Cl यहाँ पर बचा, तो क्या हो गया, HCl। रिएक्शन को कंप्लीट करना भी आता है, रिएक्शन को पूरा करना, कंप्लीट रिएक्शन आता है, एग्जाम में ऐसे करके कोई क्वेश्चन आता है, ये इधर दो दे दिया, इधर खाली होगा, हम बनाएंगे ऐसे, तो वहाँ भी ऐसे सीख सकते हैं। हम इसको समझा रहे हैं, एक साथ में दो दो तीन तीन चीजें तैयार हो रही हैं, ठीक है, नाम तैयार हो रहे हैं, बहुत सी चीजें तैयार हो रही हैं, ऐसे पढ़ो मजा आ जाएगा। ये मेथेन है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, ये क्लोरीन गैस है, यौगिक कहाँ पर ये है, तो इसका क्या हुआ, हमने कहा आपस में एक्सचेंज भी हो जाते हैं, किसी का एक जाएगा, किसी का दो जाएगा, किसी के पूरे चले जाते हैं, ठीक है, पूरे कम जाते हैं लेकिन दो जाते हैं, एक जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो CH4 यहाँ से हाइड्रोजन एक गया, इधर से क्लोरीन एक आया, जब हाइड्रोजन उधर एक चला गया तो इधर बचा 3 हाइड्रोजन, तो CH3 हो गया, इधर से Cl एक आया तो इसमें Cl जुड़ गया, तो CH3Cl हो गया। अब बचा तो क्या आता है, यहाँ Cl एक बचा था, यहाँ H एक बचा था, तो HCl हो गया, नाम डाल देते हैं। ये मेथेन था, तो इधर हो गया क्लोरीन लग गया, तो इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का सूत्र CH3Cl, हमारे साथ याद कर लो, मेथिल क्लोराइड। और ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये एसिड लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये समझ में आई है, इस दो समझ में आए हैं, दो क्रियाएं समझ में आई, रिएक्शन समझ में आए, एग्जाम्पल समझ में आए, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हम आगे नंबर 3 पे।